सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा आई है कि इजराइल पर आक्रमण भारत के लिए क्या सबक है। देखिए, भारत ने और इजराइल ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमण का दंश झेला है। बहुत एक लाइन में सीधा सा स्टेटमेंट यही है, और दोनों के लिए सबक भी वही है। दोनों के लिए खतरे बराबर हैं, शत्रु समान है, सबक भी समान है। इजराइल के ऊपर हमास ने हमला कर दिया जब वे लोग सबात मना रहे थे। वो त्यौहार उनका है, उसमें वे लोग खुशियाँ मनाते हैं। उसमें वे कोई अन्य कार्य नहीं करते और हथियार वगैरह नहीं उठाते हैं। उस दिन को ही मुसलमानों ने चुना, क्योंकि वे सदैव शत्रुओं की कमजोरियों को खोजते हैं और उसी पर आक्रमण करते हैं बर्बरता से। और बर्बरता इनके कुरान में और हदीस में सिखाई गई है। पूरे विश्व को सीखना यही है कि दोष हमास में भी नहीं है, दोष तो उस कुरान में है और हदीस में है, जिसकी शिक्षा से ये सब कुछ उत्पाद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हमास को दोष दे देते हैं, आतंकवादी ग्रुप है। आतंकवादी का मतलब क्या है? बस वही है, आतंकवाद का निपटना है, इस तरह की बातें जो करते हैं। वास्तव में क्या वे कहना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, छिपे हुए अर्थ में, कि इस्लाम से निपटना है। क्योंकि इस्लाम और आतंकवाद जो है एक तरह से सिनोनिमस है। और छोटे छोटे बच्चों को मारना, ये क्रूरता इस्लाम के सिवा कोई नहीं कर सकता। स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, निरीह प्राणियों को भी मार देना। मनुष्य क्या, वो किसी भी निरीह प्राणी को मार सकते हैं। तो ये उनकी क्रूरता, उग्रता है, क्योंकि वे एक तरह से सनके हुए पागल किस्म के लोग हैं, जिनकी बुद्धि उनके कमांड में नहीं है। और उसमें इजराइल के साथ सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है। आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह ने भी आक्रमण किया है, जो जॉर्डन का है। कोई ऐसा इस्लामिक देश है ही नहीं जिसमें कि कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं हो, या गैर इस्लामिक देश भी हो, अगर वहाँ मुस्लिम रह रहे हैं तो वहाँ निश्चित ही आतंकवादी ग्रुप होगा। ये उनके स्ट्रक्चर का एक मूलभूत ये प्रक्रिया है कि वहाँ ऐसा बनाते हैं, उसको वे इस्लाम की रक्षा का उपाय बतलाते हैं। तो क्योंकि इस्लाम तर्क से तो रक्षा हो नहीं सकता, विज्ञान से तो रक्षा हो नहीं सकता, और धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना हिंसा है, न प्रेम है, न करुणा है, न दया है, न ब्रह्मचर्य है, न सत्य है, न ऋत है। न अनासक्ति का भाव है, न समभाव है, न न्याय भाव है।
तो ऐसे को आप किस आधार पर धर्म कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं ये सब एकजुट रहते ही, इनके तार जुड़े रहते हैं, इनके लिंक रहते हैं और वे एक साथ हमला करेंगे या बारी बारी से सपोर्ट करने आएंगे। तो इजराइल को भी बहुत हमले झेलने होंगे। अब वो तो लगातार झेलते आ रहा है। इजिप्ट से घिरा है, सीरिया से घिरा है, जॉर्डन से घिरा है, लेबनान से घिरा है, फ़लस्तीन से घिरा है, तो घिरा ही घिरा है चारों ओर। और इन सब का जो चौधरी बनने का जिसको शौक़ है मुसलमानों में, वो पाकिस्तान है और तुर्की है। ये चौधरी बनते रहते हैं। और अरब तो खैर उनका वास्तविक चौधरी है, और ईरान और इराक भी है। तो इन सब की जो है अपनी अपनी चौधराहट है, तो ये अपनी चौधरीगिरी जरूर दिखलाएंगे और कुछ ना कुछ योजना ये बना करके किए हैं। हमास ने ऐसे हमला नहीं किया है, तो ये अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे और बर्बादी तक लड़ेंगे। और इसमें सबक यही है इजराइल के लिए भी और भारत के लिए भी कि सदैव साइंस में बहुत आगे रहो, लगातार नई नई शोध करते रहो, क्योंकि साइंस ही आपको बचा सकता है। बर्बर लोगों से आपको विज्ञान ही बचा सकता है। इजराइल में भी 15-16% मुस्लिम हैं और भारत में भी लगभग उतने ही मुस्लिम हैं, तो दोनों के खतरे बराबर जैसे ही है। इजराइल थोड़ा छोटा देश है, भारत थोड़ा बड़ा देश है। बात इतनी है। तो भारत बड़ा देश है तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी बड़ी है। और देखिए यहाँ के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के, वे भी जो है हमास के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता वो ला इलाहा अल्लाह और ला इलाहा वाला है। तो ये तो यही कहेंगे। इसका मतलब इस्लामिक रूप से हो जाते हैं मुस्लिम के साथ। अगर भारत पर कोई आक्रमण कर दे, कोई आतंकवादी ग्रुप, जैसे अफगानिस्तान का तालिबान आक्रमण कर दे, तो ये भारत के जो मुस्लिम हैं, अधिकतर, सभी की बात तो नहीं करता हूँ, अधिकतर, तो ये यही कहेंगे कि वे हमारे भाई हैं, उनका साथ देना है भाई, वे हमारे कौमी भाई हैं, वो मुस्लिम हैं, भारत को मुस्लिम देश बनाना है। तो इसमें वो समर्थन दे सकते हैं। तो भारत सरकार को इसमें सजग होने की जरूरत है। यहाँ के इंटेलिजेंस को काफ़ी मजबूत होने की ज़रूरत है। और किसी और को ध्यान में रखें या नहीं रखें, इनको तो ध्यान में रखना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि खतरा यही करेंगे। बाकी इसके साथ तो खैर कम्युनिस्ट भी हो जाएंगे, उनके साथ मिले ही हुए हैं। और ये नौ बौद्ध जो हैं वे भी उसके साथ मिल सकते हैं, क्योंकि बौद्धों ने पहले भी ऐसा काम किया है। राजा दाहिर को बौद्धों ने ही हरवाया था। तो ये दगाबाजी कर सकते हैं, और ईसाई भी दगाबाजी कर सकते हैं। वहाँ पर ईसा और मूसा एक हो जाएंगे, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन है। तो इजराइल के जितने दुश्मन हैं उससे एक दुश्मन यहाँ और भारत में ज़्यादा है। एक क्या बल्कि दो दुश्मन कर लीजिए। एक आप नौ बौद्धों को भी रख लीजिए, वे भी हिंदुओं से बहुत घृणा करते हैं, वे मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं से घृणा करते हैं, और उसके साथ मिल सकते हैं वे। तो भारत सरकार को इनके जो मठाधीश हैं, इनके जो मुख हैं, उनके पर नज़र रखनी चाहिए। इंटेलिजेंस आपका फेल होगा तो दिक्कत होगी। इनके फाइनेंस पर नज़र रखनी चाहिए, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं।
और इनके हथियार और इनकी बर्बरता, इन सब पर नज़र रखनी चाहिए। और भारत कभी भी मुस्लिम देशों को अपना देश, अपना समर्थक न मानेगा। अंदर से भले ऊपर से राजनीतिक रूप से साथ लेता रहे, लेकिन अंदर से ये सब मिल जाएंगे कभी एक साथ, और उसमें भारत बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। तो इन सबको समझ ले कि ये सारे शत्रु हैं, क्योंकि इस्लाम ने घोषित ही कर रखा है, कुरान ने घोषित ही कर रखा है कि ये सब सारे शत्रु हैं। तो वे लोग कुरान की बात मानेंगे, हदीस की बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। इस बात को सदैव ध्यान में रखें, तो और उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था करें। महत्वपूर्ण सुरक्षा के पदों पर इनको नहीं रखा जाए, मुसलमानों को ये ध्यान रखा जाए। अगर रखेंगे तो ये कभी भी दगाबाजी कर सकते हैं। जैसे भारत के जो उपराष्ट्रपति थे अंसारी साहब, तो उन्होंने भारत के ही रॉ के बहुत सारे अधिकारियों को पकड़वा दिया और मरवा दिया था। तो ये बहुत धोखाधड़ी करेंगे। अगर इनको बड़ा पद मिल गया तो ये कभी भी अपना पाला बदल लेंगे। तो इन सब बातों का भी, हालांकि इस्लाम के ऊपर बहुत सरकारें भी अध्ययन कर रही हैं, दुनिया की सब सचेत हो गई है, लेकिन फिर भी गफलत हो जाती है, फिर भी चूक हो जाती है, और एक छोटी सी चूक बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर देती है। और भारत के भी तो शत्रु बड़े बड़े हैं। इजराइल के शत्रु हैं चारों ओर से घिरे हुए, लेकिन वे छोटे छोटे देश हैं। भारत, इधर पाकिस्तान है, वो भी बड़ा देश है, परमाणु संपन्न है, भारत से काफ़ी घृणा करता है और भारत पर सदैव जो है टेढ़ी निगाह रखता है, हर समय क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। और एक तरफ चीन भी है, वह भी बहुत बड़ा शत्रु है। वह भी भारत को हर समय तोड़ने के चक्कर में रहता है, हड़पने के चक्कर में रहता है, यहाँ लड़ाने के चक्कर में रहता है, यहाँ की सत्ता अपने पक्ष में करने के चक्कर में रहता है। और इन सब से बढ़ करके इजराइल को तो कम से कम एक फायदा है कि वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वे भी साथ में हो जाती हैं। राजनीतिक विपक्षी पार्टियां देश को बचाने के लिए वे सब एकजुट हो जाते हैं और राजनीतिक विद्वेष भुला देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत में तो बल्कि ये पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस हो जाएगी, सपा बसपा ये सब हो जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे। जो मुस्लिम वोट पर जिनका आधार है जीतने का, सत्ता में आने का, वे सब जो है उसके समर्थन में हो जाएंगे। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत गद्दारों से भरा हुआ देश है। तो भारत को सबसे बड़े सबक सीखने की जरूरत है इन गद्दारों से ही। इन पर भरोसा नहीं करने का। ये कभी भी पाला बदल सकते हैं, भीतर भीतर सपोर्ट कर सकते हैं, और भारत में ये बहुत बड़ा कोहराम मचा सकते हैं। वैसे जैसे कि इजराइल की आर्मी इनकी ठुकाई कर रही है, हमास की, अब गाजा पट्टी में जा करके, तो उसी तरह से भारत भी ठोक सकता है इनको। पाकिस्तान को तो एटलीस्ट ठोक ही सकता है, चीन की भी ठुकाई अच्छी कर सकता है। चीन ताइवान पर नज़र रखा हुआ है, तो भारत को भी ताइवान पर नज़र रखना चाहिए। चीन जो ही हमला करे ताइवान पर, भारत को वेट करना चाहिए। अमेरिका कब लड़ रहा है चीन से? अमेरिका जब लड़ना शुरू कर दे, कुछ दिन लड़ ले, तो भारत को शामिल हो जाना चाहिए और चीन को तोड़ देना चाहिए। चीन और पाकिस्तान जब तक नहीं टूटेंगे छोटे छोटे देशों में, तब तक भारत सदैव असुरक्षित है। तो भारत को सदैव इस पर काम करना चाहिए कि कैसे चीन टूटे और कैसे पाकिस्तान टूटे।
छोटे छोटे देश रहेंगे तो भारत के लिए सिरदर्द नहीं रहेंगे, अन्यथा सिरदर्द रहेंगे। अब ये जो लड़ाई इजराइल की हो रही है, इसमें तो भारत ने यहाँ G20 में जो कहा था कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, तो इजराइल होते हुए कॉरिडोर इनका बनना था, तो वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना था वो तो उसको तो चीन ने पलीता लगा दिया एक तरह से। चीन सफल हो गया है उसमें, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर होने का मतलब है कि वो कम से कम इलाका शांत रहेगा, तभी तो कोई भी व्यापार हो सकता है अच्छा से। और चीन ने तो ये कांड कर दिया, क्योंकि चीन अलग कॉरिडोर बना रहा था, अलग तरह का रूट बना रहा था, ट्रेड रूट, और भारत अलग तरीके से। तो जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहेगी तब तक भारत का कॉरिडोर वो अभी सपना रहेगा। और शांति तभी इनकी होगी जब इनकी अच्छी पिटाई होगी, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बात से बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और एक दूसरे फ्रंट पर भी काम करने की ज़रूरत है भारत को, कि जो इस्लाम की जो हिपोक्रेसी है और इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ में काम करने की ज़रूरत है। किस तरह से ये जो है इस्लामिस्टों की संख्या घटाई जाए, उस पर इन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कैसे इस्लाम को तोड़ा जाए और कैसे उनका जो है धर्म परिवर्तन कराया जाए, घर वापसी कराई जाए, इस पर जो है फोकस करना भी ज़रूरी है। उसमें टेक्नोलॉजी लगाएं और कई तरह की बुद्धि लगाएं, जैसे कि जो है कुरान की कमियों को उजागर करना। हालांकि अब तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसमें स्टेट पूरी भूमिका निभा नहीं पा रहा। किसी भी विश्व के किसी भी देश, थोड़ा बहुत स्वीडन कभी कभी कर लेता है, अन्यथा कोई भी खुलेआम नहीं करता है। थोड़ा बहुत चीन भी कर लेता है, लेकिन जब तक खुलेआम ऐसा नहीं होगा तब तक ये मामला शांत होने वाला है नहीं। और आइडियोलॉजिकल वॉर है यह, लेकिन लगता है इसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वॉर भी है। मुस्लिम देश दरिद्र से दरिद्र होते जा रहे हैं, भूख से छटपटा बिलबिला रहे हैं, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए हैं। इनको रोजगार चाहिए, रोजगार इनके पास है नहीं। ये जहाँ जाएंगे अपना उपद्रव करेंगे और इनको जाना ही पड़ेगा, छोटे छोटे कामों में करेंगे ये, तो ये हर जगह उपद्रव करेंगे तो ये पिटाएंगे। अब इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। जैसे जैसे ऑयल जो है वह एक ऐसी कमोडिटी बनती जा रही है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान है कि किस तरह से इसका विकल्प खोजा जाए, और निर्भरता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये कमज़ोर होते जाएंगे, और वैसे वैसे दीनहीन होंगे, वैसे वैसे ये फिर वही लूटपाट, मारपीट, अराजकता, छीना झपटी, चोरी चकाटी, ठगी, यही सब कर रहेंगे। तो उस पर ये उतर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये अब यही लड़ाई झगड़ा करके आतंकवादी बन रहे हैं और किसी के लिए लड़ाका बन रहे हैं, और धीरे धीरे इन लड़ाकों का ही शासन जो है हर मुस्लिम स्टेट में हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का हो गया, उसी तरह से हो जाएगा। फ़लस्तीन में हमास वालों का है, तो अब पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो जाएगा। पाकिस्तान में तो खैर आतंकवादियों का तो स्वर्ग है, तो वहाँ जैसे मोहम्मद और पता नहीं कितने कितने वो सब हैं। तो ये सभी जो है जितने भी है, और अर्दोगन वगैरह जो हैं जो तुर्की में, तो वो तो खुद ही एक तरह से आतंकवादी जैसा ही वो व्यवहार करता है। तो वह व्यक्ति जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं सभी में अंततः आतंकवादी काबिज हो जाएंगे, और तब वो हेड ऑन कॉलिजन होगा। तब जो है लड़ाई बहुत विभत्स होगी पूरी दुनिया में, और उसके बाद ही फिर जो है इसका समापन होगा। जब इनकी गर्मी उतरेगी, जब इनकी संख्या घटेगी, जब बहुत पिटाएंगे,
और पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे तो इनकी गर्मी उतरेगी, उसके पहले नहीं। अभी तो ये मौसम शुरू हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि ये इजराइल का आक्रमण बहुत आसानी से जो हुआ है, तो इतना ऐसा नहीं। अभी तो बहुत काउंटर अटैक और इधर से हो सकता है इसमें अमेरिका भी आ जाए। तो अमेरिका भी आएगा तो उससे भी लड़ना होगा, तो उसकी भी बर्बादी होगी। खैर, जो भी युद्ध में लड़ता है बर्बादी ही होती है, तो बर्बादी तो होनी है। एक जो है वार तो होना है, क्योंकि इतने इतने हथियार सब लोगों ने बना रखे हुए होंगे क्या, और इतने इतने सब में गर्मी है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक कॉन्फ्लिक्ट है आर्थिक रूप से। गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है, उसका प्रेशर है सरकारों के ऊपर। गरीब अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी लड़ाएंगे। तो एक आर्थिक युद्ध भी चल रहा है, दूसरा धार्मिक भी चल रहा है, और तीसरा लोभ लालच इतना सबको बढ़ गया कि सबको ज़मीनें चाहिए। सभी की कंपनियों को, हथियार बनाने वाली कंपनियों को है, उनके लिए बाज़ार चाहिए बेचने के लिए, और दूसरी भी जो कंपनियां उनको बाज़ार चाहिए, तो बाज़ार का भी संघर्ष है। तो इतने तरह के संघर्ष हैं, और 100 वर्ष के आसपास में इतने संघर्ष इकट्ठे हो जाते हैं पूरे मानव समाज में कि उसमें से एक बार तो ये सारे मिलकर लड़ेंगे ही, क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म को अभी अपनाया नहीं। जब तक सनातन धर्म नहीं अपनाएंगे ये शांति संभव ही नहीं, क्योंकि शांति की बात तो सिर्फ सनातन धर्म करता है, वास्तविक शांति की बात। बाकी सब तो धोखाधड़ी वाले हैं, कोई लूटने को, कोई ठगने को, कोई चुराने को। तो आपस में जो है भाईचारा की बात करते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं। तो इनमें सार्वभौमिक जो है मानवता की बात नहीं होती है, सार्वभौमिक शांति की बात नहीं होती है, सार्वभौमिक न्याय की बात नहीं होती है। तो ये तो लड़ेंगे ही। तो भारत को क्या है इसमें सीखना, क्या है? भारत के पास सिद्धांत तो है, लेकिन भारत को अपने शत्रुओं से सजग रहना है, गद्दारों से सजग रहना है, कम्युनिस्टों से सजग रहना है, नवबौद्धों से सजग रहना है, और मुसलमान और ईसाई से तो रहना ही रहना। वे तो मेन है, उनके बहुत सारी मिशनरियाँ यहाँ काम करती हैं, जो जिहाद चला रहे हैं, कन्वर्जन सिस्टम पर वे काम कर रहे हैं। तो भारत को उस पर सजग रहना है, हिंदुओं को सजग रहना है, अलर्ट रहना है। और ये भी जान लेना है कि ये सीधे मुंह बात करने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, कभी आज तक नहीं माने पूरे इतिहास में, ना कभी मानेंगे। यही सच्चाई है। किसी को भला बुरा लग सकता है, लेकिन यही एक ज़मीनी हकीकत है, और इस हकीकत से जो मुंह मोड़ लेगा उसका नाश निश्चित है। तो अभी तो लड़ाई हो रही है, तो भारत को तो बहुत अभी ट्रेड में नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि भारत का तो तेल भी आना है बाहर से, उनसे आना है, गैस भी उधर से आना है। तो कई तरह की चीज़ें, दाल वगैरह ये सब भी बाहर से मंगाते हैं, तो दिक्कत तो होगी। यहाँ के प्राइस वगैरह भी बढ़ेंगे। अब आना जाना शिपमेंट वगैरह जो है वो भी अभी दिक्कत हो जाएगी। तो शिप के जो इंश्योरेंस चार्ज हैं वो बढ़ जाएंगे, तो महंगाई भी बढ़ जाएगी भारत में। तो दिक्कत तो खैर आएगी, युद्ध में दिक्कत ही आती है, और क्या आती है। तो भारत को इसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। भारत सरकार ने शुरू भी कर दिया है, सोना वगैरह की खरीद तेज कर दी है, क्योंकि युद्ध में सोना बहुत काम आता है, विपत्ति में सोना ही काम आता है। करेंसी पर तो निर्भर रहना ठीक नहीं है, कब डॉलर क्रैश कर जाए, कब अमेरिका का मूड बदल जाए, किसकी करेंसी सीज कर ले। भाई डॉलर उसका है तो वो कभी भी सीज कर सकता है, उसका कोई भरोसा कब किसकी तरफ चले जाए, क्योंकि वह तो कोई दो मुँहा सांप होता है, वो तो 1000 मुँहा वाला सांप है, तो वो रिलायबल नहीं है।
तो भारत अगर देखने जाए, खोजने जाए, तो इस धरती पर भारत का कोई रियल सपोर्टर नहीं है। थोड़ा बहुत है तो इजराइल ही है, और रशिया और फ्रांस, इस तीन ने अब तक भारत का साथ दिया है। इस तीन के अलावा बाकी पर तो कोई भरोसा नहीं किया सकता है। और इस तीन में भी मैं समझता हूँ कि इजराइल ही ज़्यादा सहायक है, क्योंकि रूस की आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिज्म है, तो वहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो आता ही है, और वो चाइना का सपोर्टर है, फ्रेंड है, तो वहाँ एक दिक्कत आता है। तो इसलिए अगर लॉजिकली देखें तो इजराइल जो है भारत का जो है वो नेचुरल जो है वो फ्रेंड है। तो भारत को इस चीज़ को पहचानना है, भारत पहचानता भी है, लेकिन भारत सरकार पता नहीं किस पार्टी के द्वारा शासन किया जाए, कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी और इनकी रहेगी तो ये तो इस्लाम का राग गाएंगे, और उसमें भारत में बम ब्लास्ट होंगे और हिंदुओं का कत्लेआम होगा, हिंदुओं के खिलाफ में सारे कानून बनेंगे, हिंदुओं के खिलाफ में सारी बातें होंगी। तो अब यहाँ के हिंदुओं को एकजुट होकर के ही ऐसी शक्तियों को परास्त करना होगा। तो जो इंटरनल जो है भारत की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भारत तो कुछ लड़ भी लेगा, इंटरनल से भारत को दिक्कत है। तो भारत को इंटरनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऐसे राजनीतिक पार्टी उनको चंदा फंदा देने वालों को और सपोर्टर को, इन सबको पहचान करके उनको हतोत्साहित करना चाहिए, उनको कमज़ोर करना चाहिए। सबक तो भारत के लिए यही है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।